सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य समागम चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि पूर्व सुबह मैंने आपको बताया था कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हिंदी से संबंधित, और यह उत्तर प्रदेश टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2011 यानी जो परीक्षा 2016 में संपन्न हुई थी जून माह में, उस प्रश्न पत्र का हम आकलन और विश्लेषण करेंगे। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में संस्कृत होंगे, संस्कृत भी होगा और व्याकरण तो होगा ही। इसके अतिरिक्त मैंने इसमें 12 से 15 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के जोड़े हैं। तो कुल मिला के 125 प्रश्नों का संग्रह इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। आप इस पूरा प्रैक्टिस सेट को देखना, और देखने के उपरांत आप स्वयं अपना आकलन करना, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर सकते हैं। और आपको यह स्वयं मालूम होगा इस प्रश्न पत्र करने के उपरांत कि हम किस स्थिति में हैं, हमें किस किस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आप स्वयं विचार करोगे। तो देखते हैं आज महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। और इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी से संबंधित जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें वहाँ से प्रारंभ करेंगे। और मित्रों, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों तक कीजिएगा, जिससे कि बेहतर और सुलभ ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। साथ ही इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो मैंने बनाया है, मैंने 7 जो है महत्वपूर्ण जो काव्य रचनाकार थे उनके बारे में आपने 7 महत्वपूर्ण क्लासें मैंने चलाई थी, उन क्लासों पर भी आधारित मैंने इस प्रश्नों को बनाया है। तो आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पहले 12 से 15 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के देखेंगे, फिर उसके बाद 110 क्वेश्चन हम व्याकरण, साहित्य और संस्कृत के देखेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखना, बहुत ही मज़ेदार, और जहाँ से आप स्वयं एक चिंतन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है या हमें करनी चाहिए आगे की रणनीति। तो पहला क्वेश्चन है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, यह पंक्तियां निराल की किस कविता से है? ए बादल राग, बी उत्सव, सी नए पत्ते और डी बेला। तो यह आपने आकलन कर दिया होगा। ज़्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन में तो व्याख्या करते करते 2 घंटा का समय जो है व्यतीत हो जाएगा। जहाँ पर करने वाली बात होगी, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका सीधा हम आंसर पर चलेंगे। तो यह उत्सव का है, और बादल दोनों रचनाएं लगी हुई है एनसीईआरटी में। बादल राग और उत्सव अट नहीं रही है, इनकी 3 रचनाएं जो है एनसीईआरटी में लगी है। तो ये ध्यान आपने रखना है। बादल गरजों के मतलब यह नहीं कि बादल राग से होगा, आपने अपना आकलन कर दिया होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा से संबंधित पुरस्कार सम्मान में से कौन सा कथन गलत है? पद्म भूषण 1955, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982, पद्म विभूषण 1988, भारत भारती पुरस्कार 1943। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो आपने अपना आकलन स्वयं कर दिया होगा। जो पद्म भूषण पुरस्कार है वह 1955 में नहीं 1956 में मिला था, और इनको जो पुरस्कार ज्ञानपीठ 1982 में सही है, पद्म विभूषण 1988 में, भारत भारती पुरस्कार 1943 में, और साथ में द्विवेदी पदक 1942 में। ठीक है। डीलेट की उपाधि इन्हें 1977 में मिली थी कुमाऊं विश्वविद्यालय में, और साथ ही साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें मिली थी 1979 में। तो ये महत्वपूर्ण इनको पुरस्कार मिले थे। और लेक्चरर में एक महत्वपूर्ण पूछा गया था कि किस रचना में जो है नीरजा के लिए कौन से पुरस्कार दिया गया था? तो शैक्सपियर पुरस्कार इन्हें दिया गया था नीरजा के लिए, और एक पुरस्कार इन्हें और मिला था नीरजा और रश्मि दोनों रचनाओं के लिए मंगला पारितोषिक सम्मान। ठीक है। तो इन्हें कुल मिलाकर 2, 4, 5, 7 महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें मिले थे। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, स्मृति की रेखाओं में कौन सा शब्द चित्र नहीं है? तो ठकुरी बाबा, भक्तिन, चीनी फेरी वाला और मुन्नी। तो इसमें से स्मृति की रेखाओं में 7 चित्र लगे हुए हैं ना।
तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपने आकलन कर दिया होगा, मुन्नी नहीं है, मुन्नू है उसमें, ठीक है। और उसमें 7 रेखा चित्र थे जिसमें ठकुरी बाबा, देखो ठकुरी, इसको ठकुरी रॉ में ई की मात्रा लगा लेना। ठकुरी बाबा जो है नेट जीआर में लगी हुई रचना है और भक्तिन जो है आपकी एनसीईआरटी में लगी है। इसमें जो भक्तिन है ठकुरी बाबा है, दोनों स्मृति की रेखाओं से ही, जो उसके 7 चित्र में से एक ठकुरी बाबा, एक भक्तिन, एक चीनी फेरी वाला और भी उसमें है। तो उसमें 7 चित्र हैं, ठीक है, आपने ये पॉइंट पे नोट करना है। ऐसा भी आ सकता है कि भक्तिन किस में संग्रहित है, तो वह स्मृति की रेखाओं में संग्रहित है। 3 रचना आप भूलेंगे नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, पथ के सारथी, मेरा परिवार। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी स्मृति और संस्मरण से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ आपने भी देखना है कि स्पेशल इस संस्मरण और रेखा चित्र गद्येतर एन विधा में यह लगा हुआ है आपके जो 12 टॉपिकों में से एक, ठीक है। और पिछली बार पूछा गया था कि जो है मेरा परिवार का प्रकाशन कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। उससे पहले बार पथ के सारथी पूछा गया था। इस बार स्मृति की रेखाओं से पूछा जा सकता है कि भक्तिन किस में संग्रहित है, तो स्मृति रेखाओं में संग्रहित है। भक्तिन का प्रकाशन 1943 में, अतीत के चलचित्र 1941 में, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी किस सन में प्रकाशित हुआ? 71, 1979, 1972, 1978। तो आपका बंटी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, मैंने पढ़ाया है। मैं वही क्वेश्चन को आपको परोस रहा हूँ जो मैंने पढ़ाए हैं। 7 महत्वपूर्ण टॉपिक, 7 महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं, उनके काव्य संग्रह, उनका जीवन परिचय मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। 7 महत्वपूर्ण, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, पंत, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती और राहुल शक्रत्यान। तो इसका उत्तर ए होगा, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न है, एक कहानी यह भी होगा, इसमें यह भी कर देना इसको, आत्मकथा के पात्र नहीं है। इनकी 2 रचनाएं लगी हुई है ना, एक कहानी यह भी और एक दूसरी रचना लगी हुई है, उसका उल्लेख करेंगे अभी। रजनी, निर्मला, लीला, हेडमास्टर। तो एक कहानी यहाँ के पात्र नहीं है, तो कौन से पात्र नहीं होंगे एक कहानी? और ये कहानी जो रचना लगी हुई है मन्नू भंडारी की, तो इसके पात्र नहीं है। तो आपने देखना है कि इसके पात्र कौन से नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा आपने इसमें ध्यान देना है। इसमें आप कर देना एक कहानी यह भी नहीं होगा, इसमें आप इसको सही कर देना। एक इसमें रजनी है, जो है ना रजनी, तो रजनी इसमें आपने करना था कि जो रजनी है, रजनी के पात्र नहीं है। तो जो रजनी के पात्र नहीं है वो निर्मला है, ठीक है। एक कहानी यह की जगह में आप कर देना रजनी जो है, रजनी के पात्र नहीं है। तो रजनी के पात्र कौन नहीं है? निर्मला नहीं है। रजनी, लीला, हेडमास्टर और चपरासी, अमित, ये रजनी के पात्र हैं। जबकि रजनी आपके उसमें लगी हुई है, पटकथा है। और जो ये निर्मला है, इनकी ये अन्य पटकथा है। इनकी प्रमुख 4 पटकथाएं हैं, रजनीगंधा, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। 4 इनके महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1999 मेदिनीपुर, 22 फरवरी 1999, 21 जनवरी 1999, 21 जनवरी 1999, 2 जगह में हो गया ये, इसको 22 जनवरी कर देना। तो कब हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म? तो आपने आकलन कर दिया होगा, 21 फरवरी 1999 मेदिनीपुर जो है, मेदिनीपुर कहाँ हुआ था? बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आ सकता है 2018 में पूछा गया था कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बंगाल में हुआ था इनका, मैसादल बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो 1 फरवरी 1999। अब नोट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कहीं पर इनका जन्म 1996, कहीं पर 1997 मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एनसीईआरटी में 1999 दिया गया है। कहीं पर 1996 भी है, कहीं से 1997 भी है। 7वां क्वेश्चन है, वे आंखें प्रगतिशील दौर की कविता किस कवि की है? वे आंखें जो है प्रगतिशील दौर की कविता किस कवि की है? निराला,
निरा इसमें जयशंकर कर देना, निराला निराला पंत महादेवी वर्मा। तो इसका क्या होगा, वही आंखें किसकी हैं, ये पंत जी की रचना है। 8वां नंबर का प्रश्न है, प्रसाद की आत्मकथ्य किस विधा की रचना है। प्रसाद की आत्मकथ्य किस विधा की रचना है, आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, कविता। तो जो आत्मकथ्य है प्रसाद जी की, यह जो है क्या है, कविता है। कन्फ्यूजन मत होना, ऐसा आ सकता है, आत्मकथा नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सोचनीय और चिंतनीय विचार आप कर सकते हो। आत्मकथ्य नामक जो विधा है इसकी कविता है आपकी, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है, कामायनी 1935 को हिंदी साहित्य का ताजमहल किसने कहा था। कामायनी जो एक प्रसिद्ध रचना है प्रसाद जी की 1935 में, महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग है, हिंदी साहित्य का ताजमहल का नाम दिया था, मैंने पढ़ा है आपको। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपने आकलन कर दिया होगा, या सुमित्रानंद पंत ने कहा था। कन्फ्यूजन होगा थोड़ा, मैंने इस ऑप्शन बिल्कुल नए और दूसरे ढंग से किए हैं, तो आकलन सीधा नहीं लगा पाओगे आप। जिसने पढ़ा होगा अवश्य लगा सकता है। 10वां नंबर का प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की अंतिम रचना है चिदम्बरा, उत्तरा, अतिमा, लोकायतन। तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है, लोकायतन 1964, ठीक है। तो इनकी और रचनाएं भी होगी, लेकिन अंतिम रचना इसे माना जाता है। और इनकी जो है एक रचना पूछी गई थी 2015 की बात करूं कि सुमित्रानंद पंत की प्रथम रचना पूछी गई थी। तो आगे हम देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, लोकप्रिय कवि रचना का मानक नहीं बन सकती। मैंने आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहीं देखा होगा, लोकप्रिय कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचने का दायित्व, बहुत उसके सरोकार उसकी जीवन दृष्टि, दायित्व बोध, रचने का दायित्व बोध, उसके सरोकार उसकी जीवन दृष्टि को सही कर लेना। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आपका बंटी, एक कहानी यहाँ भी, 1 इंच मुस्कान, रजनी। देखो ये सारी रचनाएं जो है किसकी है, मन्नू भंडारी की है, ठीक है। आपका बंटी काफ़ी है, इनकी आत्मकथा है, यह कहानी यहाँ भी, रजनी पटकथा है, और 1 इंच मुस्कान एक संयुक्त रूप से राजेंद्र जो उनके पति थे उनके साथ संयुक्त रूप से इन्होंने ये रचना, यह उपन्यास लिखा था। तो कौन सा है इसका महत्वपूर्ण होगा, एक कहानी यह भी से यह लिया गया है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। 12वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्मरण राहुल सकृत्यान के संस्मरण विधा की नहीं है। इन 4 संस्मरणों में राहुल सकृत्यान की कौन सा संस्मरण विधा की नहीं है। चारों रचना राहुल सकृत्यान की है, लेकिन एक रचना जो है संस्मरण नहीं है। सहयोग के मेरे साथी, बचपन की स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा, जिनका मैं कृतज्ञ। तो जिसने पढ़ा होगा तो अवश्य आपने आकलन कर दिया होगा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सकृत्यान की आत्मकथा है, बशर्ते यह इनका संस्मरण नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। राहुल सकृत्यान को मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसमें 6 भाग हैं, ठीक है। और उनकी रचना एनसीईआरटी में लगी है, ल्हासा की ओर। और ल्हासा की ओर जो है मेरी तिब्बत यात्रा में है। मेरी तिब्बत यात्रा में 5 खंड है। ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमने देखने हैं। मैं चाहता हूं कि आप शनिवार को अपना पूरा प्रैक्टिस सेट देखें, और संडे को, आने वाला संडे जो आपके लिए रेस्ट का होगा, चाहे कोचिंग आप नहीं जाते हैं, आप कहीं नहीं पढ़ने हैं, आप कोई गृहिणी हैं, बहुत से महिलाएं ऐसे हैं जिनका मैसेज आता है कि भाई हमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं अपने दिनचर्या में, और उसके उपरांत हमारे लिए 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पर्याप्त है या नहीं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा क्या बता सकता हूँ, क्योंकि खुद एक अभ्यर्थी होने के कारण मैं यही कहूँगा कि देखो, पढ़ने के लिए 12 घंटे 14 घंटे भी कम है, लेकिन कम से कम 5 से अगर 8 घंटा भी आदमी बेहतर रूप से पढ़ता है, कोई भी अभ्यर्थी, तो उसको जो है उत्तीर्ण होने से या एलटी में उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते उसके पास उचित समय हो, सही समय हो, उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति सही हो। क्योंकि अच्छे वातावरण में ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है, एकांत में। और एकांत हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है जब आप इस मिशन के लिए जाओगे या एलटी या लेक्चरर के लिए। तो अब हम और क्वेश्चन को इसमें देखेंगे।
हमने इसमें ये 12 क्वेश्चन जो है इसके एनसीईआरटी के किए थे। अब फिर आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। अब हम इसमें साहित्य, संस्कृत और व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण उसके क्वेश्चन थे। देखो जल्दी से हम करने की सोचेंगे इसमें, क्योंकि समय कम है, तो जितना जल्दी हो सके। इसमें पहला या 13वां भी आप कह सकते हैं, पहला ही हम इससे कहेंगे। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो कौन सा नाटक नहीं है? तो इसमें जो है रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है, इस लाला श्रीनिवास दास की है। लाला श्रीनिवास दास का निबंध भी काफ़ी हैं और उपन्यास भी हैं, उपन्यास विधा में भी इन्होंने कार्य किया, तो इनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। नाटक में भी इन्होंने कार्य किया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंद्र युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। तो कौन सी जो है आलोचना की बात कर रहा है ये? हिंदी आलोचना का सूत्रपात किस रचना के माध्यम से भारतेंद्र युग की पत्रिका से हुआ? तो इसका सही होगा यानी डी, आनंद कादम्बिनी, जो चौधरी प्रेमघन की है। ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें से सरस्वती पत्रिका के संपादन का नाम है क्या है? इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद, अयोध्या सिंह हरिओद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से सही क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा नंबर का प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? पंत, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। पांचवा नंबर का प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो छायावादी कौन सा नहीं है? जायसी। जायसी किससे संबंधित है? ये जो है भक्ति काल से संबंधित थे, प्रेम सरिग शाखा के कवि थे। पद्मावत प्रसिद्ध रचना इनकी है। छठा नंबर का, छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्म भी अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो छठा का क्या होगा? जिसमें महादेवी की गीतों में मर्म स्पर्शी या मर्म भी व्यक्ति है। ठीक है। सातवां नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना, व्यक्तिक यथार्थ और यथास्थितिवादी। तो इसका क्या होगा? प्रगतिवाद जैसे संबंधित है, इसका है वर्ग चेतना प्रधान, जो प्रगतिवाद से संबंधित है। ठीक है। आठवां नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, युग धारा। तो कौन सी रचना नहीं है केदारनाथ की? तो आपने आकलन कर दिया होगा। देखो युग की धारा जो है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, जबकि युग धारा जो है नागार्जुन की पहली रचना है। इन दोनों की पहली पहली रचना है। और महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रगतिवाद के 4 स्तंभों में से इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9वां नंबर का, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9वां का। ये तार सप्तक की भूमिका इन्होंने कही थी, ये बातें कही थी। तो इसमें नए राहों का अन्वेषण। ठीक है। 200वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो ये तार सप्तक में तो 7 दूनी 14 साते के साथ 28 कवि हैं। तार सप्तक उसका नाम प्रथम नहीं है। ठीक है। तार सप्तक जो है दूसरा, तार सप्तक तीसरा और तार सप्तक चौथवा। ठीक है। परंतु इसमें दिया है कि तार सप्तक का कवि जो प्रथम तार सप्तक की बात कह रहा है, तो इसमें शमशेर नहीं होंगे। ठीक है।
आगे रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये इसमें है। ठीक है। आगे की 11 नंबर का प्रश्न है, आगे कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे आपको मालूम होगा कि आगे प्रयोगवादी थे। ठीक है। और प्रयोगवाद की भूमिका, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रयोगवादी दूसरे कवि जो प्रसिद्ध थे वह मुक्तिबोध थे। ठीक है। 12वां नंबर का प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है चंद्र किरण सोनरेखा होना चाहिए था, रेखा लिखा है इसमें। बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो प्रथम लेखिका कौन है? तो आपको मालूम होगा कि जो है बंग महिला है। ठीक है। बंग महिला है। बंग महिला की रचना आपको मालूम होगा कि दुलाई वाली काफ़ी प्रसिद्ध है, जो नेट में लगी हुई है। चंद्रदेव से मेरी बात, खुम में छोटी बहू और दलिया, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। 13 नंबर का प्रश्न है, गुल की बानो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण। तो किसकी है? या धर्मवीर भारती की है। और धर्मवीर भारती की एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना गीति नाट्य है। कौन सी है? अंधायुग 1955। इनकी गीति नाट्यों के अंतर्गत और भी रचनाएं इनके काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी कहानी की बात करें, गुल की बानो, सावित्री नंबर 1, मरीज, अन्य रचना भी काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी। 14 नंबर का प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त होना चाहिए था इसमें, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख। तो कौन सी जयशंकर जो अलका किसकी पात्र है? तो अलका किसकी पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त की नाटक जो है चंद्रगुप्त है उसकी पात्र है। तो जैसे आपको मालूम होगा कि नेट में चंद्रगुप्त की प्रसाद की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं लगी हुई है, जैसे स्कंदगुप्त, 28, 31 चंद्रगुप्त और 33 ध्रुव स्वामिनी, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और पात्र से पूछा जाता है, पंक्ति भी पूछा ही जाता है। हिमांद्र तुंग श्रृंग से ये पंक्ति है, काफ़ी ये अलका की पंक्ति है। ठीक है। मैंने यहाँ पर हिंट से भी दिया है, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पंक्तियाँ भी आती है नाटक से। देखो नाटक से पात्र कहाँ से पूछा जाता है? एक तो आप भारतेंद्र से पूछा जाता है, अंधेरी नगरी हो गया। ठीक है। भारत दुर्दशा। और दूसरा जो है प्रसाद, क्योंकि भारतेंद्र के बाद जो है प्रसाद की भूमिका काफ़ी प्रसिद्ध थी। आप काव्य में देखोगे तो काव्य में भारतेंद्र की उतनी भूमिका नहीं है, लेकिन नाटक में भारतेंद्र की काफ़ी अच्छी भूमिका है। 15 नंबर का प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के रचिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ। तो अशोक के फूल काफ़ी प्रसिद्ध जो है निबंध है। और यह जो है आपको मालूम होगा, ये ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार अल्टी में। तो अशोक का फूल किसका है? आपने आकलन कर दिया होगा, यह हजारी प्रसाद का है। ठीक है। हजारी प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है इनके। कुटज है, साहित्य सहचर है, कल्पलता है, और एक आलोक पर्व है, एक अशोक के फूल, इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो कौन सा इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो आपने आकलन कर दिया होगा। इसमें जो है जो आत्मकथा है 16 नंबर का, तो वह कौन सा है? अर्ध कथानक। ठीक है। और अर्ध कथानक जो है पहला ये बनारसी दास का है। ठीक है। और अर्ध कथानक को जो है ये ब्रज भाषा का हिंदी का पहला आत्मकथा माना जाता है। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा देखो ये उपन्यास है। ठीक है। और यह किसका है? बाण भट्ट की आत्मकथा काफ़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। और कलम का सिपाही आप जानते ही हैं, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के है। और शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी प्रेमचंद की, तो उन्होंने भी जो है अपने पति के उस पर उनकी आत्मकथा, उनकी जीवनी लिखी थी। कलम का सिपाही भी जीवनी है। ठीक है।
नहीं, इसमें लिखा है कि कौन से कृत आत्मकथा के अर्धकथनक है। अर्धकथनक किस विधा की रचना, फिर क्वेश्चन आ गया उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। तो किससे संबंधित है? जीवनी से संबंधित है। ठीक है, अर्धकथनक किससे संबंधित है? आत्मकथा से संबंधित है। 18 नंबर का प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कौन सा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो किससे संबंधित है? यह कहीं पर हमें यथार्थवादी भी, ऐतिहासिक भी मिलता है और यथार्थवाद भी हमें इसमें मिलता है। 19 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का नहीं है। बस ये किसका है? अज्ञे का है, बहुत ही प्रसिद्ध है। फ्लैशबैक पर आधारित है ये, और फ्लैशबैक पर एक और भी एक कहानी और भी थी। ठीक है, 20वां नंबर का प्रश्न है हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ? द्विवेदी, भारतेंदु प्रसाद और प्रसारोत्तर या छायोत्तर उत्तर। तो रिपोर्ताज का किस युग से माना जाता है? आपने आकलन कर दिया होगा 20 नंबर का। तो छायोत्तर काल से इसका माना जाता है, और लक्ष्मीपुरा पहला जो है रिपोर्ताज विधा की रचना है। ठीक है, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की, कई बार पूछा जाता है यह भी। 21 नंबर का प्रश्न है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो 21 का क्या होगा? हमारी यात्रा। तो हमारी यात्रा किसकी है? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा कि हमारी यात्रा किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों, स्मारिका। तो इनके जो हैं दोनों हैं इनके। ठीक है, सेतुबंध भी हैं और रेखा चित्र भी है। 23 नंबर का प्रश्न है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। तो किसका है अमिट रेखाएं? आपको मालूम होगा, आपने आकलन कर दिया होगा। तो सत्यवती मल्लिक का है यहाँ। ठीक है, सत्यवती मल्लिक का है। आगे हम देखते हैं 24 नंबर का गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है। बाबू, श्री गांधी, करमवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो कौन सी रचना है? तो आपने आकलन कर दिया होगा कि जो इनकी रचना है वह बापू है। ठीक है, जबकि श्री गांधी किसकी है? गणेश बापू है, और इसमें जो है श्री गांधी है इनका। ठीक है, जबकि इसमें अकाल पुरुष काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र की है। 25 नंबर का प्रश्न है इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रस्मरथी। तो कौन सी है? उद्धव शतक काफ़ी प्रसिद्ध है, ब्रज भाषा की रचना। ठीक है, कवि रत्न और कवि रत्नाकर ये दो हैं, दो महत्वपूर्ण ब्रज भाषा के रचनाकार हैं। 26 है निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, दिनकर, पंत। तो निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है शिव राजभूषण का रचिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो शिवराज भूषण किसका है? भूषण का है। 28 नंबर का प्रश्न है इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो इसका क्या होगा? बी यानी साहित्य लहरी। 29 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? साकेत। 30 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत।
तो कौन सा इसमें से सही जोड़ा है? मैत्री शरणगुप्त ये भी गलत है, पंत तोड़ती यह निराला की है, और साकेत भी गलत है। तो इस महादेवी वर्मा इसका ए होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना आकलन कर दिया होगा, तो इसका ए है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 31 नंबर का। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिओद, साध्य गीत, सांध्य गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। तो कौन सा जोड़ा सही हो? प्रिय प्रवास, हरिओद की रचना है। ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल होना चाहिए था इसको, दशक। तो इसका छत्रसाल दशक होगा। ठीक है, भूषण की रचना। आगे हम देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि भरत मुनि ने किस में किया था? नाट्य शास्त्र में किया था, नाटक दर्पण नहीं है। ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, अनुभवों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और 6। तो कितने भेद होते हैं अनुभव के? अनुभव के 4 भेद होते हैं, और विभव के 2 भेद होते हैं, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। रस 8 हैं भरत मुनि के अनुसार, लेकिन उसके उपरांत जो है शांत रस को भी माना गया 9, और वर्तमान में 11 से 12 रसों का हमें वर्णन मिलता है। 35 नंबर का प्रश्न है, वीरों का कैसा होगा बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो इसमें वीर रस आएगा। ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां हैं, करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा रस आएगा इसमें? दुखी जीवन की ये रही, इसमें करुण रस होगा। ठीक है, दुखी जीवन की कथा रही। 37 नंबर का प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, करुण रस, शांत रस। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें शांत रस होगा। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन। इसमें उसे भक्ति रस आना चाहे तो, लेकिन भक्ति रस नहीं दिया है, शांत रस ही आया, तब आएगा इसमें। आगे 38 नंबर का, मेरे भव बाधा हारो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाएं परे, श्याम हरित दुति हुई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। तो कौन सा आएगा इसमें? आपने आकलन कर दिया होगा 38 नंबर का, तो 38 नंबर का इसमें भक्ति रस आएगा। ठीक है, ये दोहोई की पंक्ति है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो मात्रिक छंद कौन सा है? सभी हैं उपयुक्त में से। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो ये किसका है? पिंगल माने जाते हैं। ठीक है। आगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। तो देखो, कई बार आपने सुना होगा, तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद का प्रयोग हुआ है दोहा, चौपाई, सरोठा, सवैया। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ यह हैं। तो यह जो किसकी पंक्ति है 41 नंबर की, तो यह चौपाई है। ठीक है। आगे
42 नंबर का प्रश्न है, निज भाषा उन्नत हवे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है, ठीक है, और पंक्तियाँ भी आपको याद रखनी है, भारतीयन की पंक्ति है ये। दोहा, इसमें छंद पूछा गया है, दोहा रोला चौपाई बरवे, तो इसमें कौन सा छंद होगा 42 नंबर का? तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसमें जो है दोहा छंद होगा, ठीक है। बयालीस नंबर का दोहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें जो है 11 के बाद 13, एक आप इसका आकलन भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो है पंक्तियां जो होगी 42 नंबर की, 42 नंबर में इसमें दोहा नहीं होगा बशर्ते, या रोला होगा इसमें। 43 नंबर का प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खगोत सम जेह तेह करे प्रकाश। पंक्तियों में अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधा, सूर सूर तुलसी, तो सूर सूर तुलसी शशि उड्डन, तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 44 नंबर का प्रश्न है, नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। में पंक्तियों में अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा, शलेष, रूपक, उपमा। तो ज्यों ज्यों आपने पढ़ दिया होगा कि इसमें उल्लेख किसका किया गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो अलंकार से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो आपका आकलन अपना बेहतर हो कर सकते हैं छंद अलंकार से, ठीक है, जो कि हिंदी व्याकरण के लिए काफ़ी यहाँ से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपना आकलन आप बेहतर कर सकते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? यमक, रूपक, श्लेष और अनुप्रास। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें रूपक अलंकार होगा। 46 नंबर का प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? जो राजधानी पटना है, तो पटना जो पटना है, तो पटना किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो पटना जो है, जो पटना की वो मगही, जो पटना बिहारी बोली का क्षेत्र है वो मगही के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, ये आदि स्थान जो है किस में आते हैं? या जो मगही बोली के अंतर्गत आते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपने महत्वपूर्ण नोट करना है कि भाषा से भी क्वेश्चन बनेंगे, एक ही हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 47 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकतो उपख्यान, ढोल मारो रा दोहा, आशिया। तो खड़ी बोली की पहली रचना किसको माना जाता है? आपने आकलन कर दिया होगा, तो प्रेम सागर, ठीक है, लल्लू लाल की है। 48 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, कनौजी। पश्चिम हिंदी की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो पश्चिम जो हिंदी है, पूर्व और पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आएगी? तो छत्तीसगढ़ी जो है पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। तो 48 का क्या होगा? ए होगा। 49 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4 और 2। तो 5 बोलियां हैं। बनफारी किसकी उपबोली है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, बनाफारी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कनौजी। तो किसकी बोली होगी? या बघेली की उपबोली है, ठीक है।
इसका संबंध किससे है? बघेली बोली से है। आगे हम देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैशाची, ब्राचड़, मगही, सौरसनी। जो सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा का संबंध किससे होगा? जो सिंधी भाषा है उसका संबंध किससे होगा? ब्राचड़ से होगा, ठीक है। और पैशासी जो भाषा है उसका जो अभ्रांश है लहंगा, लहेंदा और पंजाबी से पैशासी, ठीक है, नोट कर लेना। 52 नंबर का प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, हामी, भारोपी, काकेसी, पापुई। तो ये भारोपी भाषा के अंतर्गत आएगी, ठीक है, 52 नंबर का। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो कौरवी बोली का हुआ था पश्चिम हिंदी से हुआ था, ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो इसका क्या होगा? जो देशज शब्द है उस, तो देशज शब्द क्या होगा? तो देशज शब्द जो है वो देहात होगा, ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इसमें से कोई नहीं। तो दशानन शब्द किसका होगा? आपने आकलन कर दिया होगा, तो यह योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ड, ढ। तो ये ढ है जो है ना, जहाँ बिंदी लगा है, ढ ड, तो यह जो है मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी डी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? क, ख, घ, ध। तो इसमें से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होगी? आपने नोट कर लिया होगा, अल्प प्राण ध्वनि का आकलन कर दिया होगा। तो अल्प प्राण जो ध्वनि होगी यह क होगा, ठीक है, अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत। 58 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कीला अक्षरी लिपि, हेरिग्लिफिक लिपि। तो किससे होगा? तो ब्राह्मी लिपि का संबंध किससे है? तो आपको मालूम होगा ब्राह्मी से होगा इसका, देवनागरी का। 59 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 12, 13 और 14। तो जो स्वरों की संख्या वो कितनी है? 11 होगी। 60 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो यह कौन सा है? अक्षरात्मक होगी देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि 61 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? या दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो 61 नंबर का आंसर क्या होगा कि देवनागरी से संबंध में कौन सा कथन सही होगा? सत्य नहीं है, उत्पत्ति ब्राह्मण से मानी जाती है, वर्णात्मक है। तो देवनागरी के बारे में अभी हमने कहा कि यह अक्षरात्मक है, ठीक है, वर्ण या अक्षरात्मक। 62 नंबर का प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। तो तोता डाली पर बैठा है, पर में तो क्या होगा? अधिकरण होगा। 62 का क्या होगा? अधिकरण होगा, ठीक है। 63 नंबर का, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिएगा, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इसमें से कोई नहीं। तो साधु आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? तो साधु आ रहे में कौन सा वचन होगा?
इसमें साधु आ रहे हैं तो इसमें जो है एक वचन का प्रयोग होगा, ठीक है। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? 64 नंबर का स्त्रीलिंग अरहर जो है क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। 65 नंबर का प्रश्न है, धन विद्या विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। तो क्या होगा? विद्याधन अभ्यास होगा, ठीक है। तो 65 का कौन सा सही होगा इसमें? 65 नंबर का, इसमें दोनों सही हैं, ठीक है ना। बी बी सी भी इसमें सही है। 66 नंबर का, नील गाय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारी, द्वंद्व समास। तो नील गाय, नीली है जो गाय, यह अर्थात इसका सी होगा, कर्मधारी समाज होगा, ठीक है। सड़सठ नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा? षष्ठी, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारी। तो त्रिभुज जिसमें संख्यावाचक आ रहा है तो इसमें इसका मतलब कौन सा समाज होगा? द्विगु समाज होगा, ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 68 का इसका सही रूप होगा, अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से अपना काम स्वयं करो, एक होगा ना, अपना काम स्वयं करो। आगे है 69 नंबर का, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। तो रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? 69 का, तो यह तृतीय एक वचन होगा, ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब्र, जीभूत, वारिद, मरकट। तो मरकट जो है बंदर का है, ठीक है। 71, अर्वाचीनी, अर्वाचीनी, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होगा, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। तो अर्वाचीन शब्द का क्या होगा? प्राचीन होगा, ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न है, आकृति शब्द का समविनार्थक शब्द क्या होगा? बनावट, वस्त्र, चित्र, समरूप। तो आकृति शब्द का क्या होगा? 72 नंबर का आकृति शब्द का होगा, आपने आकलन कर दिया होगा कि आकृति शब्द का क्या हो सकता है। तो आकृति मतलब बनावट। 73 नंबर का प्रश्न है, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो छाती के बल चलने वालों को क्या कहेंगे? उरग कहेंगे, ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो इसका क्या होगा? बरस पड़ने का मतलब है ये अत्यधिक क्रोधित होना। 75 नंबर का प्रश्न है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, मालवी अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम है? कालिदास, भवभूति, भास, भारवी।
तो मालवी अग्निमित्रम किसका है? यह किसका है? कालिदास का रचना है, नाटक है। 77 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी अग्निमित्रम, विक्रम मोरवंशी और प्रतिमा नाटकम। तो इसमें से जो कालिदास की नहीं है प्रतिमा नाटकम, ये किसकी है? यह माघ की होगी, ठीक है। तो यह कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। यह रचना जो है भास की है। मालती माधव 78 नंबर का है, रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना, भवभूति, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। तो मालती माधव किसकी है? आपने आकलन कर दिया होगा, भवभूति की रचना है मालती माधव, ठीक है। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम, किरात अर्जुनीय। तो इसमें से भारवी की रचना कौन सी है? काफ़ी प्रसिद्ध रचना है भारवी की, ठीक है, किरात अर्जुनीय, ठीक है। 80 नंबर का प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम है? माघ, कालिदास, हर्ष, भास। तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? काफ़ी प्रसिद्ध है यह भी। तो यह माघ की है, ठीक है। एक भास है, एक माघ है, ठीक है। और भास का नाम बताए तो भास जो है सबसे पहले क्रम में इनका आता कालिदास से पहले, जन्म काल के आधार पर। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्षचरित। तो दंडी की क्या है? 10 कुमार चरित है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। 82 नंबर का, निषेधी चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास, भवभूति। तो श्रीहर्ष ही है। औषधि से संबंधित यह रचना मानी जाती है, रचनाकारों के लिए औषधि का। 83 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय, विद्यधन आलय, विद्यधन ओलय, विद्याया आलय। तो विद्याधन आलय होगा इसका, ठीक है। 84 नंबर का प्रश्न है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि। तो 84 नंबर का महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें गुण संधि होगी, ठीक है। महोत्सव में क्या होगा? गुण संधि होगी। 85 नंबर का, सच्चित शब्द में कौन सी संधि होगी? वृद्धि, गुण, यण, सचुत संधि। सचुत संधि होगा इसमें, डी होगा इसमें, ठीक है। ये व्यंजन संधि का एक रूप माना जाता है। 85 नंबर का। 86 नंबर का, ग्रह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। ग्राम गच्छति, ग्रह गच्छति, ग्राय गच्छति, ग्रह अगच्छति। तो इसका क्या होगा 86 नंबर का? ग्राम धन गच्छति, ठीक है। एक इसका सही होगा। 87 नंबर का प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, क्रमधारी, बहुव्रीहि। तो महान है जो आत्मा, अर्थात क्या होगा इसमें? कर्मधारी समाज होगा, ठीक है। महान है जो आत्मा। 88 नंबर का है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिन, दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम च दिनम। तो 88 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही होगा, प्रतिदिनम का क्या होगा? दिनम दिनम प्रति, ठीक है। प्रतिदिनम, ठीक है। दिनम दिनम प्रतिदिनम होगा, ठीक है। दिनम दिनम प्रति। 79 नंबर का प्रश्न, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो सरिते शब्द में कौन सा होगा?
आपने आकलन कर दिया होगा सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तो यह चतुर्थी विभक्ति होगी। 90 नंबर का प्रश्न है जगतः शब्द में शब्द रूप में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही हैं। तो जगता शब्द में क्या होगा, जगता, जगत, जगता, जगता रूप पढ़े होंगे आपने, तो यह एक वचन का रूप होगा। 91 प्रश्न का है तिष्ठित धातु रूप में कौन सा लकार है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो तिष्ठित में कौन सा होगा, तो आपने आकलन कर दिया होगा तिष्ठित में क्या होगा, वर्तमान काल लट लकार होगा। ठीक है। 92 प्रश्न है, संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, इनका आकलन हम स्वयं कर सकते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है अपिबत, अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो कौन सा है अपिबत, और जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर कौन सा काल होगा, आपने आकलन कर दिया होगा भूतकाल होगा। तो यहाँ पर भूतकाल का मतलब लंग लकार होगा, यानी एक होगा। आगे हम देखते हैं 93 नंबर का प्रश्न है प्रजा भया स्वास्ति शब्द में कौन सा कारक है, प्रजा भया स्वास्ति में कौन सा कारक होगा, करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता। तो इसमें कौन सा होगा, आपने आकलन कर दिया होगा स्वाति में कौन सा होगा। स्वाति तो कई बार प्रसिद्ध वाक्य है, कई बार आ चुका है, तो इसमें चतुर्थ विभक्ति संप्रदान यानी बी होगा। 94 का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सह संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो संयुक्त में कौन सा होगा इसका, तो संयुक्त में जो तृतीय होगा कारक होगा। ठीक है, संयुक्त में तृतीय यानी कारक से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है 95 का राम गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद है, राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। तो इसका सही क्या होगा, राम घर को जाता है। इसका सही क्या होगा, राम घर को जाता है। 96 नंबर का प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 96 नंबर का। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है, नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास, गोस्वामी, गोकुलनाथ। तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है 96 की, तो गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। ठीक है, विठल नाथ के वो गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। 97 नंबर का प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे, लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो किसकी है, रानी केतकी की कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपने आकलन कर दिया होगा इसका कि रानी की केतकी की कहानी किसकी है। तो यह इंसा अल्लाह खां की रचना है। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। 98 नंबर का प्रश्न है इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो इसमें 98 नंबर का प्रश्न क्या होगा, सदल मिश्र का डी होगा, नासिकेतोपाख्यान होगा। ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न है सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो सरप्पा का किससे संबंध है, सिद्ध साहित्य से संबंध है। 100 नंबर का प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही क्या होगा, स्वामी दयानंद का है सत्यार्थ प्रकाश, काफी प्रसिद्ध रचना है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृत्यान। तो किसने कहा था,
काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यह शुक्ल जी ने कहा था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नल्ला। तो चंद्रवरदाई की रचना होगी। 103 नंबर का है, कबीरदास की काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो संत काव्य का इन्हें प्रतिनिधित्व माना जाता है निर्गुण शाखा का। ठीक है, तो इस संत काव्य में सभी आते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हें प्रतिनिधित्व माना जाता है। आगे हम देखते हैं 104 का, खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई, विद्यापति। तो खुमार रासो किसकी है? आकलन कर दिया होगा आपने, दलपति विजय। 105 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कवि संत कवि नहीं है? कबीर दास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तुलसीदास। ये राम भक्ति के कवि थे। ठीक है, तुलसीदास। 6 नंबर का प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाबादास, कुतुबन। तो सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा है? 106 नंबर का जो है नहीं है, इसमें नाबादास होगा। ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ऋणी अब अंडाम्बरों, बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ऋणिया एवं बाह्य आडंबरों का विरोध होगा सी। 108 नंबर का है, पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, माझन। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जायसी की। ठीक है, 57 खंडों में विभक्त है यह। 109 नंबर, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, फारसी। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। 110 नंबर का प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। तो अष्टयाम काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, किसकी है? नाभादास की है। 111 है, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, नाभादास, गोकुलनाथ। तो इसके रचनाकार कौन है? 200 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो यह रचना जो है गोकुलनाथ की है। पहले भी यह इनकी एक रचना आई थी, तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी। आगे हम देखते हैं 112 नंबर का प्रश्न, नंददास किस काव्य धारा के संबंधित हैं? संत, सूफी, कृष्ण काव्य और राम भक्ति। तो नंददास किस भक्ति से शाखा से संबंधित है? तो इनका नंददास का संबंध है कृष्ण काव्य धारा का, अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। ठीक है, और अष्टछाप के कवियाँ जैसे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, ब्रह्मानंद, कुंभनदास, छीत स्वामी आदि। और 13वां आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी बोली, पंजाबी। तो सूर सागर कौन सी भाषा की रचना है? यह ब्रज भाषा की रचना है। तो मित्रों, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी प्रसिद्ध जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था। और इस प्रैक्टिस सेट की सबसे अच्छी बात व्याकरण और जो संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बने थे कि आने वाले उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम होगा 24 में, यह प्रश्न पत्र देखने के उपरांत आप अपने आकलन आपने कर दिया होगा, और निश्चित तौर पर इस आकलन करने के उपरांत आप अपने रणनीति में बदलाव करेंगे, देखेंगे कहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाना तो बहुत आवश्यक है, उससे एक स्वयं का आकलन हो जाता है कि हम स्वयं कितने गहरे पानी में हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, ग्रुप के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यमों से। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे, हिंदी साहित्य, व्याकरण, संस्कृत, एनसीईआरटी और पेडागोजी से संबंधित। तो सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।